जितने सियासी तजियाकार हैं और सीनियर लोग, वो 2-3 दिन से कह रहे हैं कि चौधरी इरेलीवेंट हो गए। कैसे इरेलीवेंट हुए हैं? देखिए, चौधरियों के पास क्या ऑप्शंस है? चौधरियों के पास क्या ये ऑप्शन है कि 3-3.5 साल की हुकूमत, 3.5 साल में वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा जो उन्होंने मंशूर में जो अहम तरीन अमली इक़दाम था वो क्या था? वो ये था कि मैं हाउसिंग लेके आऊँगा, 50 लाख घर बनाऊँगा। ऐसा ही था ना? 50 लाख घरों की वजारत किसके पास है? तारिक बशीर चीमा साहब के पास। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? वो साउथ से, PMLQ से ताल्लुक़। क्यू से। ठीक है, क्यू से। तो जब PMLQ के ज़िम्मे वज़ीर आज़म ने अपना अहम तरीन प्रोजेक्ट दिया, तो अब क्या PMLQ बिस्तर बांधेगी, सामान उठाएगी, घर चली जाएगी? PMLQ को भी आंसरेबल होना पड़ेगा ना। उसके बाद पंजाब में 10 सीटों पे या 12 सीटों पे स्पीकर बन जाना, ये कोई मामूली बात है? बहुत बड़ा। उसके बाद पार्टी के लिए रेवोल्यूशन। प्रैक्टिकली 3 अजला में आपने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। चार अजला में ये हुकूमत ऐसे कायम हो जाती है पूरी। DPO कोई बंदा नहीं आप चेंज कर सकते। अब बात ये है, वो बुज़दार साहब के लिए नो गो एरिया है जी। तो चौधरी साहिबान ने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले उसका जो इवज़ है वो बहुत बड़ा हासिल किया है। तो लिहाजा अब चौधरी साहिबान के पास क्या ये ऑप्शन है कि वो अपना बिस्तर बंद बांधेंगे और कहेंगे जनाब हमारा स्टेशन आ गया, अब अपोजिशन के स्टेशन पे मैं उतरने वाला हूँ। अच्छा, ये उतरेंगे तो बिस्मिल्लाह उतर जाए, उसके बाद जवाब नहीं देना क्या लोगों से? देखिए, पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ आगे बढ़ रही है, सियासत पीछे नहीं जाती। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 80s की तरह अपना फ्लोर क्रॉस कर जाएं, 90s की तरह फ्लोर क्रॉस कर जाएं, या आप इधर जोड़ तोड़ करते हुए अचानक उधर चले जाएं। यहाँ पे अब लोग आपको आंसरेबल ठहरा। छांगा मांगा नहीं हो सकता। अब छांगा मांगा तो हो सकता है। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन चौधरी की मैं पॉलिटिकल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे जाएंगे? अच्छा, जाना चाहते हैं उस चूचू के मुरब्बे में जाना चाहते हैं, यानी जहाँ पे कौन कौन होगा, जहाँ पे नवाज शरीफ होंगे, जहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी होंगे, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान होंगे, वहाँ पे चौधरियों की हैसियत क्या होगी? और चौधरियों के लिए क्या ऐसी वजारत आला काबिल कबूल है जो PMLN की सीढ़ी पे खड़ी हो? तो अगर वो ऐसा करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करके देख लें। नहीं, जब सारी पार्टियां चल के चौधरी के पास गईं तो बाद में जो पॉलिटिकल लोगों ने खबरें चलाई, बीट रिपोर्टर्स ने खबरें चलाई, तजियाकारों ने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने चौधरियों से धोखा किया है, तरीन ग्रुप बड़ा रेलिवेंट है, इसी से सारे काम हो जाएंगे। तो चौधरी जो हैं, जब आपने फाहद साहब, एक है क्लीन पॉलिटिक्स, लेकिन अगर आपने जेबें काटनी है, मैं ऐसा कोई लफ्ज़ मेरे पास है नहीं जेब काटने से के अलावा जो मैं टीवी पर बोल सकूं। अगर आपने चोरी करने हैं वोट, अगर आपने लोगों को खरीदना है, खा टिकट के एवज खरीदना है, खा पैसों के एवज खरीदना है, तो वो तो चल रही है। अगर आपने पार्टियां तोड़नी है तो फिर तो ये कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है ना। फिर इससे पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, इसको आप फिर कुछ भी कह लें, ये पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, तो जो पॉलिटिकल जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन के साथ करती रही साहब के नाम पे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वहां से भी तो कोई, देखिए, मॉरल ग्राउंड गवर्नमेंट ने भी तो कोई काम नहीं किया ना। इसमें एक बात जहन में रखिए, एक हुकूमत हो या अपोजिशन, उसको बुनियाद उसको अखलाकी प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। इमरान खान का दावा था कि ये सारे चोर हैं, अदालतें कह रही हैं नहीं, दावा गलत साबित हो गया, कानूनी तौर पे गलत साबित हो गया ना। आप यही ज्यादा से ज्यादा यही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि PTI के जज बैठे हुए थे। ठीक है। बात यह है कि एक होता है कानूनी रास्ता, कानूनी रास्ते पे अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, तो हमें उसका कानूनी तौर पर जवाब देना है। इल्जाम लगाना अगर किसी का हक है तो हमारा हक ये फाइक है कि हम उसका जवाब दें, और ये अपोजिशन का भी हक है। आप इसको और पैसे दे के वफादारी खरीदने को आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके जहन में इसमें कोई फर्क नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर ये अखलाकी प्रिंसिपल है, अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई अखलाकी प्रिंसिपल बाकी बचा है, तो फिर तो इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर अखलाकी प्रिंसिपल जैसे कि बहुत सारे दीगर उसूल और कवानीन का हमने मजाक बना दिया पाकिस्तान में, अगर हमने मजीद मजाक उड़वाना है अपना पूरी दुनिया में, तो बिस्मिल्लाह करें। अब मुझे ये बताएं कि कोई अखलाकी प्रिंसिपल नहीं है, तो जोड़ तोड़ में ये सारी पार्टियां क्या करने जा रही हैं? मैं इस कार्रवाई को गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर
गैर आईनी समझता हूँ। मैं इस तरह की किसी कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता कि इस तरह की जेब तराशी पे मैं उसको अच्छा साबित करूँ या बुरा साबित करूँ। ये इस अमल को ही वैलिडेट करने के खिलाफ हूँ। तो मुल्क की सियासत का क्या होने वाला है, ये तो बता सकते हैं? देखिए, मुल्क की आप सियासत इसको गैर आईनी तस्वर करते हुए भी बता सकते हैं? गैर आईनी, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जमहूरी और सियासी उसूलों के मुताबिक मुझे एक ही रास्ता लगता है इमरान खान के जाने का। वो रास्ता ये है कि उनके इत्तेहादी हिम्मत करें और हिम्मत करके उनसे अलग होकर दूसरी तरफ आ जाए। ये यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है। उनकी पार्टी की, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, उनके जितने 155 लोग हैं वो कहें कि इमरान खान साहब आप हमें काबिल कबूल नहीं है, आप छोड़ दें। ठीक है, मैं इस पे तबसरा कर सकता हूँ। मैं जेब तराशी पे कैसे तबसरा करूँ, या फ्लोर क्रॉसिंग पे? या फ्लोर क्रॉसिंग पे मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी? नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो इसका जो बनेगा, जो इस तरह की फ्लोर क्रॉस करेगा, तो क्या वो लोटा नहीं कहलाएगा? 100% कहलाएगा। तो मैं अब लोटों की सियासत पे डिस्कस करूंगा, उनको वैलिडेट करूंगा, ये कह के कि जनाब ये एक बंदा पैसे लिए उसने या किसी लालच में उसने अपना फ्लोर क्रॉस कर लिया, इसके ये पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे। आई एम सॉरी फाद साहब, मैं इस तरह का ना सहाफ़ी हूं ना तबसरा और तजिया का। नहीं, मुशर्रफ साहब ने जब खो किया तो रिपोर्ट तो करना पड़ा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था। रिपोर्ट करें ना, रिपोर्ट करेंगे, हम बताएंगे। हम साथ ये भी बताएंगे कि कल तक ये साहब जो थे ये फलां के टिकट पे मुंतखब हुए थे, उस वक्त ये कहा करते थे, ये कहा करते थे, आज गालिबन पता नहीं क्यों ये उस तरफ चले गए। नहीं, तो आपको हाई मॉरल ग्राउंड जो हैं वो हुकूमत में कभी नजर आई? देखिए, अगर मैं कहूं कि फुटप्रिंट्स कोई, मेरा मसला मुझे मैं कोई हुकूमत का दिफा तो करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, दिफा में नहीं, वैसे ही आप देखिए, मुझे हुकूमत में मैं किस बात पर, अगर आप कुछ स्पेसिफिक बात करें तो मैं आपको उस पर आपको इसके 3.5 साल के टेन्योर में आपको लगा कि कहीं गवर्नमेंट जो है उसका वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल भी रही, आईनी तरीके से भी रही, उसका सारा? तो मुझे मिसाल के तौर पे मुझे भी मैं उस पर बड़ा सख्त नाक़िद, एक नंबर 1, मैं, आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नाक़िद हूँ, कोई शक नहीं। इस गवर्नमेंट को मैं नालायक, नाअहल और निकम्मा कहने वाले पहले अफराद में से हूँ। ठीक है, मैंने सितंबर 2018 में जब इन्होंने पहला बजट पेश किया था, मैं उस वक्त भी इन्हें नालायक और निकम्मा कहता था। ठीक है, लेकिन इनके पास मैंडेट है, मेरे पास तनकीद का हक है, उनके पास इनके पास अवाम का मैंडेट। ठीक है। और अवाम का मैंडेट अगर कोई जेब तराशी करेगा, चोरी करेगा, चाहे मैं इन्हें नालायक समझूं, तो क्या मुझे, मेरा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि चूंकि मुझे पसंद नहीं है लिहाजा गिर जाए? नहीं, पसंदीदगी तो इसमें मैटर नहीं, इसमें अवाम का फैसला है ना, तो अवाम को फैसला। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं जेब तराशी और डाका जनी, ये वैसे डाका जनी मैंने नहीं कहा, लेकिन अच्छा लफ्ज है डाका जनी। मैं आपके जो लफ्ज हैं उनकी तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मुझे कोई एतराज नहीं, बुनियाद आपने फ्राहम किया, तशरीह मैं कर रहा हूँ। आप ये जेब तराशी और डाका जनी को गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? देखिए, अगर ये शुरू होगी तो काफ़ी बड़ा खतरा, फिर तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है ना। लेकिन अगर मेरे ख्याल में आइडियल सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि थोड़ा आइडियलिस्ट भी हूँ, तो मैं एक आइडियल सूरत हाल की बात कर रहा हूँ कि जवाब में पीटीआई को नहीं तोड़ने चाहिए, ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप जवाब में पार्टियां तोड़ें और लोगों को लोटा बना के अपने साथ शामिल करें। आपको, अगर आपकी हुकूमत गिरती है, आपके लोग टूट के उधर जाते हैं, तो आप टूट जाएं, अवाम आपके अखलाकी प्रिंसिपल पे ज़्यादा आपके साथ हो। यानी आप कहते हैं कि वो एक पूरा मजलूमियत का शेल्टर फिर मिलेगा इन्हें? मजलूमियत, देखिए, वो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। मैं अभी कर रहा हूँ वो एनालिसिस जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसके बाद क्या हो सकता है वो एक अलग बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, विफाक में फिर क्या देख रहे हैं, फेडरल में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले अदम एतमाद का मुस्तकबिल, देखिए, अदम एतमाद के लिए सीधी बात है, 172 लोग चाहिए। ठीक है, अदम एतमाद में अगर इस वक्त 163 है नंबर, 162 तकरीबन, अब उनको 9 लोग और चाहिए। वो 9 लोग कहाँ से आएंगे? वो 9 लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट के आएंगे? अगर तो इस तरह टूट के तोड़ के आपने नंबर पूरा करना है तो फिर ये तो वही चोरी है, ये ना करें। ठीक है। हाँ, आपके पास जो रिलेटिवली क्लीन ऑप्शन है वो ये है कि आप से बात इत्तेहादी टूट जाए।
इत्तेहादी कहें कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, फिर जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। वो तो फिर अगली बात है ना कि हम उनसे पूछेंगे कि आप तो इस हुकूमत का हिस्सा थे, क्या बुरी बात थी। ठीक है, तो बात यह है कि क्लीन ऑप्शन एक ही कि आप इत्तेहादियों पे काम करें, इत्तेहादियों को तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दें। अभी तक आपकी इतलात क्या हैं कि क्या कोई इत्तेहादी टूट सकता है? नहीं, मेरी अभी तक की इत्तला तादम गुफ्तगू ये ऐसी नहीं है कि कोई इत्तेहादी टूट रहा है। कोई चौधरी बरादरन कल से मुसलसल मीटिंग मुलाकातें तो होंगी ऐसे मौके पे, बजट पे भी ऐसे यही कुछ ही होता है। बजट भी तो हुकूमत की बका का मसला होता है। साहब मिले जब वज़ीर आज़म से, तो जो ज़राए से टिकर चलते रहे अंदरूनी कहानी की सूरत में, वो ये चलते रहे कि अगर आपके 12-14 लोग इर्द गिर्द हो गए, आगे पीछे हो गए, तो हमारे पास भी ऑप्शन। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। ये एक उसूली बात है कि अगर इमरान खान अपनी जमात को ही मुत्तहिद नहीं रख सकते तो फिर वो इत्तेहादियों पे क्या इस्तेहकाक जमाएंगे? नहीं जमा सकते, फिर नहीं जमा सकते ना। अगर उनकी अपनी बोरी में नकब लग गई है तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए। तो ये अलीम खान वाले मामले में ये फिट नहीं बैठता कि अपनी बोरी में इतनी बड़ी नकब? देखिए, फिलहाल हम चूंकि कौमी असम्बली में जिक्र है ना। अच्छा, मैं आपको उधर ले गया था, सॉरी जी, विफाक में। तो आप कह रहे हैं कि फिर इत्तेहादी खिसक सकते हैं? जी, फिर अब गवर्नमेंट जितना इसको डिले करती जाएगी और सेशन नहीं बुलाएगी। देखिए, गवर्नमेंट के अभी जो थोड़ी देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था चौधरी साहब की और अहमद हसन की, वो तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलाया जाए। लेकिन अभी आप देखें ना, अब दिन गुजरते चले जा रहे हैं। अब तो एक फुल स्टॉप तो है ना आपके पास, काउंटडाउन तो शुरू है ना। अब आपने इसको जल्दी कर लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप फलां दिन तक कर लेंगे। मसलन 14 दिन अगर डाल लें तो आज 21 तारीख को 22 तारीख को पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही है। हाँ, 23 को या 23 को पूरे हो जाएंगे। आप 23 को 24 को इजलास बुला लेते हैं। 24 के बाद आपके पास मजीद 7 दिन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, कम से कम 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब है 31 मार्च से पहले तो फैसला होना। तो 31 तारीख आपके पास डेडलाइन है ना, तो हर गुजरता दिन उसके करीब होता चला जाएगा। अगर 31 से पहले करना चाहते हो, और मेरा ख्याल है बेटर ये है कि पहले कर लिया जाए, क्योंकि मुल्क को इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में इतने लंबे अरसे के लिए नहीं रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए 3 से 7 दिन का वक्त दिया गया। अच्छा, मैं आपका एक तबसरा आपके प्रोग्राम में, आपका जो प्रोग्राम बड़ा मारूफ प्रोग्राम उसका सुन रहा था, तो उसमें आपने बताया कि इंटरनेशनल डांडे हैं, बड़े मसाइल हैं, और लोग आने वाले दिनों में ये लोग अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे, और बड़े मसाइल। वो थोड़ा देखिए, मैं ये चूँकि एक सेंसिटिव बात है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें अगरचे मेरे इल्म में, बात यह है कि आखिर वाक़यात की तरतीब एक ख़ास अंदाज से क्यों है। आप वाक़यात को अगर देखें तो वो क्यों एक ख़ास अंदाज से आगे बढ़े। एब्सोल्युटली नॉट से कहानी शुरू होती है और उसके बाद मुश्किलात का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। आखिर क्यों? आपने अड्डे नहीं देने, ना दें। आप इमरान खान की खारजा पॉलिसी पे 1000 दफ़ा मतलब आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा सोचना, यानी जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहने पे मजबूर हो कि बाहर से भी कुछ चीज़ें हैं, तो हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए ना। बिल्कुल लेना चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग हैं गैर मुल्की जो मुख्तलिफ हमारे सियासतदानों से मिलते हैं और उसके बाद एक मूव बन जाती है। ऐसा क्यों है? ये महज इत्तफाक है? अच्छा, फिर ये बताएं मुझे कि आखिर क्या पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान के किसी शहर की बजाय किसी दूसरे दारुल हुकूमत में होने चाहिए? आप बताएं, उसूली तौर पर होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो लंदन में बैठ के क्या हो रहा है? हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने वहाँ पे सहाफ़ी ने पूछा, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ज़रा उस वक्त भुट्टो के ख़िलाफ़ काफ़ी सरगर्मी थी। उन्होंने कहा आप ज़रा बताएं भुट्टो के ख़िलाफ़ क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी सियासत कराची के साहिल पे छोड़ा है, मैं बाहर इसका जिक्र नहीं करूँगा। जब और ये पाकिस्तान में ऐसा ही रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो लंदन में बैठ के, दुबई में बैठ के, या आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके डांडे आप क्या, जब आप बैरूनी दारुल हुकूमतों में बैठ के बातें हो रही होंगी पाकिस्तान की सियासत पे और स्ट्रेटजी बन रही होगी, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर के फैसले? पनामा पेपर जब आया था तो
यही बातें नून लीग कहती थी कि ये इंटरनेशनल साजिश है। उस वक्त लंदन में कौन बैठा हुआ था? लंदन में तो उस वक्त कोई नहीं था, अल्ताफ हुसैन साहब के अलावा। अदालतों में फैसले हो रहे थे ना, और मुझे उस फैसले पे मेरे कॉलम गवाह हैं, मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गवाह है। मैं उस फैसले को आज भी समझता हूँ कि उस फैसले का इस्तेदलाल ठीक नहीं था।